हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 29 अप्रैल 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। फ्रंट पेज पे अगर बात करें तो जैसे ही ये जो कोविन पोर्टल जो है गवर्नमेंट का ओपन किया गया है कि 18 से 45 साल की उम्र के लोग भी अब वैक्सीनेशन ले पाएंगे, तो ऐसे में रजिस्ट्रेशन लगभग 1.33 करोड़ तक पहुँच गया है। जो भी यूथ हैं वो वैक्सीनेट कराने के लिए बहुत ईगर हैं कि कैसे भी करके अपने ऑफिसेस को वो ज्वाइन करें एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि कोरोना के चलते जो इकोनॉमिक क्राइसिस है ना वो ज़्यादा ग्रेवर है, राइट। तो दोनों तरफ से मार पड़ रही है, हेल्थ तो जा ही रही है, तो दूसरी तरफ से हेल्थ को बचाने के चक्कर में जो वेल्थ जो है या फिर जो लाइवलीहुड है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। तो दोनों तरफ से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशानियों में चल रहा है हमारा पूरा कंट्री। तो ऐसे में वैक्सीनेशन को लेकर के सब लोग ईगर हैं कि जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन मिले, कम से कम एक कदम तो हम सेफ्टी की तरफ बढ़ा पाएंगे एटलीस्ट। दूसरी तरफ आप देख रहे हो जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं के विजय राघवन, उन्होंने ये कहा कि सब लोग इस सेकेंड वेव से बिल्कुल सरप्राइज्ड हैं। इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया गया था कि इतना ज़्यादा एकदम से एक्सपोज होगा या ब्लास्ट होगा, एक्सप्लोजन होगा इस कोविड वेव का, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड इनसे सवाल पूछे गए कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए क्या प्लान है क्या नहीं। तो बोला अचानक से आप पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को एक साल के अंदर अंदर ही बढ़ा दो, ये पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, एक साल में आप 25% के अराउंड आप इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट दे सकते हो, तो ये चीज़ इन्होंने बोली। दूसरा इधर आप देख सकते हो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने रेट को थोड़ा रिड्यूस कर दिया स्टेट्स के लिए। जैसे कि हमें पता है कि स्टेट्स को 400 रुपये पर डोज़ के हिसाब से देने की बात की गई थी, उसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने रिड्यूस करके कर दिया है कितना, 300 रुपये। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए अभी भी रिड्यूस नहीं किया गया है कोविशील्ड की जो एक डोज़ की रेट है वो, ठीक है। तो इस आर्टिकल से रिलेटेड एक्सप्लेन पेज पे जो पोर्शन है ना कि कैसे रेट्स को कंट्रोल किया जा सकता है वैक्सीन की, तो उसके लिए पूरी डिटेल दी हुई है कि हमारे यहाँ पर क्या क्या प्रोविजंस अवेलेबल हैं। दूसरा इस तरफ आप देख रहे हो ऑक्सीजन की नीड है वो पिछले 9 दिनों में लगभग 67% जंप कर गई है और ऑक्सीजन की शॉर्टेज की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को मतलब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और जो फैटेलिटी रेट है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा मार्जिनली राइज करती हुई दिखाई दे रही है। बट वही चीज़ है, अभी आगे हम देखेंगे छत्तीसगढ़ अपने आप में बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल के तौर पे इमर्ज होकर आया है कि ऑक्सीजन डेफिसिट से वो अब ऑक्सीजन सरप्लस स्टेट में कन्वर्ट हो गया। उसके लिए उन्होंने जो प्लान अडॉप्ट किया वो है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑक्सीजन प्लांट लगाना। ये एक अपने आप में बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है। इस स्ट्रेटजी से हर कोई स्टेट लर्न भी कर सकता है। इवन आप देखोगे छत्तीसगढ़ के जो पड़ोसी स्टेट्स हैं जैसे एमपी हो गया, इधर महाराष्ट्र देखोगे आप, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन स्टेट्स को भी ऑक्सीजन की सप्लाई दी जा रही है छत्तीसगढ़ के यहाँ से। तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर से क्या होगा, हमारे पास में आइडियाज़ की वैरायटी बहुत आएगी और जब आइडियाज़ की वैरायटी आनी शुरू हो जाती है ना, तब हमारे पास में काम ऑटोमेटिकली अच्छे से होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। बाकी आप देखोगे कोविड ये जो सिद्दीकी कप्पन इनको शिफ्ट करने की बात की गई है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि दिल्ली हॉस्पिटल में इनको शिफ्ट कर दिया जाए, बट सेंटर ने ऑब्जेक्शन कर दिया। ये सारी चीज़ें हमारे और कोई काम की है नहीं। तो फ्रंट पेज पे तो देखो इतना कुछ काम का था नहीं। आगे चलते हैं, ये देखो ये रही न्यूज़ छत्तीसगढ़ वाली जो मैंने आपको पहले ही बता दी। डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लांट्स पुश छत्तीसगढ़ ऑक्सीजन सरप्लस स्टोरी, ठीक है। छत्तीसगढ़ के सीएम का नाम है भूपेश बाघेल। ओके, आगे चलते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी तरफ से गाइडलाइंस रिलीज कर दी है कि जब काउंटिंग होगी वोट्स की, ओके, 4 स्टेट्स प्लस एक यूटी में जो इलेक्शन हो रहे हैं, अभी लास्ट फेज आज का है, तो ऐसे में 2 तारीख को जो काउंटिंग होने वाली है ना 2 मई को, उसके लिए कुछ गाइडलाइंस रिलीज की है। तो वो गाइडलाइंस आप लोगों के लिए थोड़ा आइडिया बन जाएगा कि कभी भी ऐसे पैंडेमिक जैसे सिचुएशन में केस स्टडी वाला मान लो मुद्दा आ गया, ठीक है, जीएस पेपर 4 में, तो आप सजेशन दोगे कि हाँ भाई कैसे आप, बीमारी बहुत ज़्यादा फैली हुई है, इलेक्शन करवाना है, कराना भी बहुत ज़रूरी है और वहाँ पर आप ऑफिसर के तौर पर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के तौर पे गए हो, क्या करोगे। तो उस सिचुएशन के लिए ये गाइडलाइंस ऐसे काम आ जाती हैं, ठीक है ना। तो देखेंगे इन गाइडलाइंस को। इसके अलावा आगे चलते हैं।
गवर्नमेंट के पास में क्या ऑप्शंस अवेलेबल है वैक्सीन की प्राइस को कंट्रोल करने के लिए। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, इस आर्टिकल को डिटेल में देखेंगे। दूसरा आप देख रहे हो यहाँ पर कि असम में कल एक अर्थक्वेक सिस्मिक वेव सेंस की गई, तो उस सिस्मिक वेव के पीछे वजह क्या है वो जानेंगे, एक ये आर्टिकल भी है। और तीसरा जो एक्सप्लेन पेज पे पोर्शन है कि आज आप देखो कि मिलिट्री कू होने के बाद में वहाँ पर जुंटा रूल चल रहा है म्यांमार में, वहाँ पर आप देखोगे इंडिया के साथ में जो स्टेट्स बॉर्डर शेयर कर रहे हैं उन स्टेट्स में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट भी शुरू हो गया है, और ये मुद्दा भी हम अच्छे से जानेंगे। इसमें भी मेन बातें हम पिक करेंगे। आगे देखते हैं। वर्ल्ड पेज पे एक तो ये आया है कि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अपनी तरफ से जो 1.8 ट्रिलियन डॉलर का जो बूस्ट देना है वर्कर्स को, स्टूडेंट्स को, फैमिलीज़ को, उसका एक डिटेल प्लान उन्होंने अपनी तरफ से डिक्लेयर कर दिया है। तो ये बताया जा रहा है यूएसए से रिलेटेड है। दूसरी तरफ आप इधर देख सकते हो कि इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना की बढ़ती पावर को कंटेन करने के लिए जो क्वाड ग्रुप स्टैब्लिश हुआ और उस क्वाड का एक मेंबर है ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया अपनी नेवल बेसिस को कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग करने की बात कर रहा है कि कैसे भी करके अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो टैकल किया जा सके। तो सबसे पहली बात, ऑस्ट्रेलिया के पीएम का नाम है स्कॉट मॉरिसन। दूसरी बात, कौन कौन से वो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जहां पर अपनी मिलिट्री पावर को इंक्रीज करना चाह रहा है ऑस्ट्रेलिया। तो एक तो है रॉबर्टसन बैरक्स, एक है कंगारू फ्लैट्स, एक है माउंट बंडे और एक है ब्रेडशॉ। इनमें आप देखोगे ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्स को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की बात की जा रही है। बाकी आप देखोगे इधर कि जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के चलते, तो चाइना का जो प्लान है ब्रह्मपुत्रा रिवर पर डैम बनाना तिब्बत वाले रीजन में, बोलो उस पर कहीं ना कहीं संकट की एक तरीके से घड़ियां आ चुकी हैं, क्योंकि डैमिंग, ये जो ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो इससे क्या हो जाता है, फ्लड्स आ जाना, डैम बन जाना, रिवर का फ्लो प्रॉपर मेंटेन ना रहना, तो ऐसे में फिर वो डैम बनाना ना बनाना कहीं ना कहीं फेल हो जाता है। तो इस आर्टिकल में हम देखें, इस न्यूज़ में अगर देखें तो ब्रह्मपुत्रा रिवर पर तिब्बत में ये बनाना है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाने की बात की चाइना ने, और बनाएगा कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश के साथ में जो बॉर्डर शेयर होता है वहाँ पे, ठीक है। और बेसिकली आप जगह देखोगे तो मेडोंग काउंटी करके जगह है जहाँ पे ब्रह्मपुत्रा रिवर एक ग्रांड कैनियन बनाती है, दैट मीन्स एक बहुत गहरी एक तरीके से कैनियन बनाती है, ठीक है, यहाँ से रिवर फ्लो होती रहती है। ओके, तो बेसिकली ये थोड़ी चाइना के लिए चिंता की बात है। आगे चलते हैं। इसके अलावा तो वर्ल्ड पेज पे देखो, इधर ये ईरान और यूएसए के बीच में एक तरफ तो बातचीत हो रही है न्यूक्लियर डील को साइन करने के लिए वियना ऑस्ट्रिया की कैपिटल में, और दूसरी तरफ दोनों के बीच में टेंशन भी बढ़ती दिखाई दे रही है। तो अब देखते हैं आउटकम तो क्या होता है। बाकी फ़िलहाल जो सिचुएशन है वो दोनों तरफ से चल रही है। आगे देखते हैं। इकोनॉमी पेज पे हम देखेंगे एक तो ये वाला आर्टिकल कि स्टेट्स ने अगर की इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट कर दिए तो उनको 1.06 लाख करोड़ ज़्यादा उधार लेने का अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो एक तो वो की इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या है जानेंगे इस आर्टिकल के थ्रू। इधर आप देखोगे कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रहा था उसमें कमी आने के चलते जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस है ना, उन्होंने क्या किया, इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मार्केट को नीचे आने से बचा लिया है। तो ज़्यादा कुछ काम का नहीं है, नहीं डिस्कस करेंगे। इधर ऑक्सीजन का हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं। ये इधर बता रहे हैं कि इंडिया जो है कोविड-19 से पहले अच्छा खासा परफॉर्म करने वाला था, ग्रोथ करने वाला था, बट कोविड-19 ने आके प्रॉब्लम कर दी। बट फिर भी कहीं ना कहीं इकोनॉमी अपनी राइट ट्रेजेक्ट्री पे जा सकती है अगर पेंडेमिक को टाइम पे कवर कर लिया, टैकल कर लिया जाता है। तो ये चीज़ बताई जा रही है। जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं कृष्णामूर्ति वी सुब्रमण्यन, तो आपसे अगर पूछे कि करंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ऑफ इंडिया कौन है, तो वो है कि कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यन। बाकी और उनका इंटरव्यू है, ज़्यादा कुछ काम का है नहीं डिस्कस करेंगे। ये भी डिस्कस करने लायक नहीं है, ये भी नहीं है, सिर्फ एक आर्टिकल जो हम डिस्कस कर लेंगे। और थोड़ा सा ये आप देख सकते हो यहाँ पे कि एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी सोमनाथन, उन्हीं को फाइनेंस सेक्रेटरी बना दिया गया है, टीवी सोमनाथन, ठीक है। तो ये एक वर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो। अब देख लेते हैं जो 2-4 आर्टिकल है हमारे पास में, उनको डिटेल में।
फर्स्ट है, इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि भाई नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट होनी चाहिए कोरोना की और एक वैक्सीनेशन प्रूफ आपके पास में होना ही चाहिए, तब जाकर के आप काउंटिंग सेंटर्स में एंटर कर सकते हो। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये वेंसडे को मैंडेटरी कर दिया है कि सभी कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स जो भी चुनाव लड़ रहे हैं या उनके जो पार्टी पोलिंग एजेंट्स हैं जो कि काउंटिंग के टाइम पे बैठेंगे, उनके पास में कोविड नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट होनी ही चाहिए। ठीक है, 2 तारीख को ये काउंटिंग होगी और काउंटिंग कौन कौन से स्टेट्स के असेंबली इलेक्शंस की होगी आपको पता है ही, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, असम, इनके लिए कैंडिडेट्स को ज़रूरी है कि उनके पास में कोविड नेगेटिव रिपोर्ट 48 घंटे पहले की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और टेस्टिंग के करवाने के 2 तरीके हो सकते हैं, RT-PCR भी हो सकता है या फिर रैपिड एंटीजन टेस्ट भी हो सकता है, दोनों में से जो भी करवा कर लेके आओ, कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट क्या है, एक तो ये कि अगर किसी को भी थोड़ा बहुत भी सिम्टम है ना कोविड-19 का, जैसे कोई फीवर है, थोड़ा बहुत कोल्ड है, उनको भी बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाएगा। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट स्टेप्स प्रिस्क्राइब की गई हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, उनमें से मास्क लगाना ज़रूरी है, हैंड सैनिटाइज़र होना चाहिए, फेस शील्ड जो ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग लगती है वो प्रॉपर होनी चाहिए, ग्लव्स जो हैं वो अवेलेबल होने चाहिए वहाँ पर तब, और सारी सिक्योरिटी कहीं ना कहीं अवेलेबल होनी चाहिए जो भी काउंटिंग स्टाफ है, काउंटिंग ऑफिसर्स है उनके लिए, नंबर 1। नंबर 2 जो चीज़ बताई है वो ये कि काउंटिंग हॉल जो है वहाँ पर स्पेस बहुत होना चाहिए जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जा सके और वो स्पेस वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, मतलब हवा का आना जाना आसान रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि सफोकेशन होने लग जाए। ठीक है, काउंटिंग सेंटर्स पे एंटर होने से पहले ईवीएम और वीवीपैट मशीन्स को प्रॉपरली डिसइंफेक्ट करना ज़रूरी है, नहीं तो जो काउंटिंग करने वाले कैंडिडेट ऑफिसर्स होंगे उनको परेशानी हो सकती है। इसके अलावा कैंडिडेट्स को प्रॉपर जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं वो किट्स प्रॉपर अवेलेबल कराए जाएंगे, उनको अपनी प्रॉपर सीट दी जाएगी बैठने के लिए और 2 सीट्स के बीच में प्रॉपर डिस्टेंस भी मेंटेन रखी जाएगी। इसी तरीके से एडिशनल रिटर्निंग ऑफिसर्स का भी अपॉइंटमेंट वहाँ पर है जिससे कि वो प्रॉपरली सुपरवाइज कर सके कि कहीं काउंटिंग गड़बड़ तो नहीं हो रही, क्योंकि कई बार क्या होता है जैसे पोस्टल बैलेट के थ्रू जो वोट्स आते हैं ना तो उनमें कहीं ना कहीं गड़बड़ ना हो, ऐसे में एडिशनल रिटर्निंग ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा। साथ में DEOs की अगर बात करें, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की बात करें, तो वो कोविड कंप्लायंस सर्टिफिकेट रेगुलर बेसिस के ऊपर, मतलब अपने वो उस प्रिकॉशंस के बेसिस पे लेते रहेंगे। जैसे काउंटिंग सेंटर जो भी है ना वहाँ पर आप देखोगे ऑब्जर्वेंस किसकी होती है, रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है, DEO एक तरीके से, तो वो ही कहीं ना कहीं ये देखेंगे कि भाई आराम से जो कोविड-19 के लिए जो भी हमने अभी तक जो भी प्रिस्क्रिप्शंस देखी हैं वो कंडीशंस फॉलो की जा रही है या नहीं। ठीक है, तो वो चीज़ किसकी जिम्मेदारी होगी, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की। और अगर इन गाइडलाइंस को कोई भी वायलेट करता हुआ मिल गया तो सेक्शन 51 एंड सेक्शन 60 के अंडर में बहुत मतलब लीगल एक्शंस का सामना करना पड़ेगा उस ऑफेंडर को अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और साथ में सेक्शन 188 ऑफ इंडियन पीनल कोड। तो ये आप ध्यान रखोगे, जो चीज़ें थी केस स्टडी में आप अपने आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है गवर्नमेंट लेवरेज इन वैक्सीन प्राइसिंग, कि गवर्नमेंट के हाथ में कितनी पावर्स है। तो अभी हमें पता है ही कि जैसे ही 1 मई से ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम और भी ब्रॉड बेस पे शुरू होने वाला है तो उसमें वैक्सीन प्राइसिंग को लेकर के बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन होने लग गए हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से क्या स्टेटमेंट दे दिया कि जो मैन्युफैक्चरर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को तो 150 रुपये के हिसाब से वैक्सीन अवेलेबल कराएगा, अपने हिसाब से अवेल करा दे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को तो 150 रुपये पर डोज के हिसाब से, स्टेट गवर्नमेंट को एक 400 रुपये पर डोज के हिसाब से दे रहा है तो एक 600 रुपये पर डोज के हिसाब से दे रहा है, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको एक वैक्सीन मिल रहा है 600 रुपये पर डोज के हिसाब से तो दूसरा 1200 रुपये पर डोज के हिसाब से। तो ये तो एक तरीके से प्रॉफिट गेन करने का या फिर कंपटीशन वाली बात बन गई। तो क्या आज ये इमरजेंसी के टाइम पे ये सिचुएशन सही है? इसी चीज़ को ध्यान में रख करके सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से लताड़ लगाई है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भाई आपके पास में जो एक्ट्स अवेलेबल हैं उन एक्ट्स को कब यूज़ करोगे, जब इतनी ग्रेव सिचुएशन, इतनी इमरजेंसी वाली सिचुएशन अभी बनी हुई है।
जबकि हमारे यहाँ पर द ड्रग कंट्रोल एक्ट भी अवेलेबल है, तो पेटेंट एक्ट भी अवेलेबल है। जबकि नेशनल क्राइसिस है, इसको आप ऐसे कैसे इग्नोर कर सकते हो? तो सबसे पहली बात यह है कि गवर्नमेंट कैसे रेगुलेट कर सकती है। तो हमारे यहाँ पर असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 है, उसका सेक्शन 3 जो है ना, उसमें अलग अलग ड्रग्स को इनको एनरोल किया हुआ है कि कौन सी ड्रग को असेंशियल कंसीडर किया जाएगा। असेंशियल का मतलब बहुत ज़रूरी है, एक बार अगर आ जाती है नौबत की हाँ आप तो चाहिए ही है उस केस में, तो वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी प्राइस को जो है वो रेगुलेट कर सकती है। इसके अलावा जो आप देखोगे गवर्नमेंट के पास में द ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर्स भी अवेलेबल है इसी एक्ट के अंडर में। तो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर लिस्ट की बात करें तो 800 ड्रग्स को उसमें एनरोल किया हुआ है। और जो कैपिंग होगी, जो भी ड्रग की प्राइसिंग होगी, उसका मैक्सिमम लिमिट कितनी होगी, उसका फार्मूला फाइनलाइज किया जाता है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के अंडर में, ठीक है, जो कि स्टैब्लिश की गई थी 1997 में। तब अब आपके लिए छोटा सा काम है, आप करोगे डेफिनेटली, कि जो ये नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आती है, कब स्टैब्लिश हुई थी, क्या इसकी फंक्शनिंग है। फंक्शनिंग तो आपको पता पड़ी गई, स्टैब्लिश कब हुई थी ये भी पता पड़ गया। अब ये आपको थोड़ा सा बताना है, आप जैसे आगे पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, बट फिर भी ये आपके लिए टास्क है कि ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है बताना आप, ठीक है। इसके अलावा क्या गवर्नमेंट रेगुलेट कर सकती है कोविड-19 वैक्सीन का? देखो यूजुअली क्या होता है कि जब कभी भी कोई भी पेटेंट से रिलेटेड कोई काम आ रहा है, ठीक है ना, तो वहाँ पर जो प्राइस कैपिंग लगानी है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं उसको पहले असेंशियल कमोडिटी वाली लिस्ट के अंदर उसको एनरोल होना ज़रूरी है। मतलब ड्रग प्राइस कंट्रोल वाली जो लिस्ट है ना, उस लिस्ट में उसका होना ज़रूरी है। अब जैसा कि हमें पता है ही कि अभी जो कोविड-19 को ट्रीट करने के लिए जो वैक्सीन्स हैं या फिर जो एंटीवायरल ड्रग है रेमडेसिविर, वो भी कहीं ना कहीं इसमें एनलिस्टेड नहीं है। तो गवर्नमेंट के पास में अभी ये चीज़ अथॉराइज्ड नहीं है कि गवर्नमेंट कहीं ये प्राइस जो है रेगुलेट कर पाए, ठीक है। तो अभी क्या लीगल एवेन्यूज़ है जिनके बेसिस पे गवर्नमेंट जो है इन डिफरेंट प्राइसेस को कंट्रोल कर सके वैक्सीन की? तो एक तो है पेटेंट एक्ट 1970 का जो है पेटेंट एक्ट, उसके बेसिस पे। तो इसी को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया था अपनी अभी रिसेंट हियरिंग में कि भाई अभी इमरजेंसी सिचुएशन आई हुई है, तो फिर कब ये पेटेंट एक्ट आपका काम आएगा। इसमें सेक्शन 100 जो है वो ये कहता है कि गवर्नमेंट जो है वो कुछ फार्मा कंपनीज को ऑथराइज कर सकती है कि भाई गवर्नमेंट को जितनी वैक्सीन्स की ज़रूरत है वो वैक्सीन्स डेवलप किए जाएं, ठीक है ना। एक तो ये है। दूसरा सेक्शन 92 है जिसमें कंपल्सरी लाइसेंसिंग का प्रोविज़न है। उसमें ये कि मान लो अचानक से इमरजेंसी सिचुएशन आ गई और जो पेटेंट करवाई हुई कंपनी है, जैसे कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कोविशील्ड के लिए बात करेंगे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, कोवैक्सीन के लिए बात करेंगे भारत बायोटेक की, तो दोनों कंपनी से अप्रूवल लिया जाएगा और दूसरे फार्मास्यूटिकल कंपनीज को एक तरीके से लाइसेंस दे देंगे कि भाई आप इतने डोजेज और डेवलप करो इस वैक्सीन की। तो ये हो जाती है कंपल्सरी लाइसेंसिंग। तो ये दोनों प्रोविजन जो है सेक्शन 100 और सेक्शन 92 ऑफ द पेटेंट एक्ट ऑफ 1970, इसके बेसिस पे सरकार जो है वो वैक्सीन के नंबर्स को इंक्रीज करवा सकती है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट का सेटिस्फाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हाँ भाई हमें क्या सर्कमस्टांसेस है, नेशनल इमरजेंसी है, एक्सट्रीम इमरजेंसी है कि नहीं। तो यही तो चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट की है कि भैया आपके पास में एक्ट अवेलेबल ही है, फिर काम कब आएंगे, ठीक है ना, ये चीज़ आ रही है। इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे WHO की तरफ से, WHO क्या एफर्ट्स डाल रहा है, तो WHO तो एक ही चीज़ कह रहा है कि कैसे भी करके जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ है ना, इनकी कैपेसिटी देखो इतनी ज़्यादा है नहीं, तो इनको सप्लाई इंश्योर की जाए, क्योंकि इंटरनेशनल पेंडेमिक है ये, तो एक मतलब हर एक देश इस बीमारी से परेशान है आज के टाइम पे, ठीक है। एक तरीका क्या होता है, रिवर्स इंजीनियरिंग। अब रिवर्स इंजीनियरिंग का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है, तो उसका मतलब ये हो गया कि मान लो जैसे ये कोविशील्ड वैक्सीन डेवलप कर दिया इसने, क्या नाम है इसका, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, और इसको किसी एक फार्मा कंपनी को इशू कर दिया गया है रिवर्स इंजीनियरिंग का अलाउ करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब वो कंपनी क्या करेगी, इस कोविशील्ड वैक्सीन को डिकोड करेगी, कैसे बना होगा, मतलब उल्टा देखेगी कैसे बनाया होगा। जैसे आप कोई बनी बनाई आयरन है, कोई प्रेस है,
एक तो आप खुद बनाओ रिसर्च करके, और एक आपके सामने बनी पड़ी है और आप उसको खोल के देख लो और नई प्रेस बना दो उसकी डिज़ाइन का कॉपी करके। तो ऐसे में क्या होता है रिवर्स इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट में, कि आपके पास में जो वैक्सीन अवेलेबल है ना, इस वैक्सीन को एज इट इज़ कॉपी नहीं कर सकते क्योंकि पेटेंट है ना, पेटेंटेड नहीं है। तो ऐसे में जो भी रिवर्स इंजीनियरिंग बेस्ड नया वैक्सीन डेवलप करेगी कंपनी, उसको क्या करना पड़ेगा, कुछ एडिशनल काम करना पड़ेगा। और एडिशनल होने के बाद में आपको पता है ही कि कोविड-19 के अगेंस्ट में जो भी वैक्सीन अभी मार्केट में अवेलेबल है, उनको कितना ज़्यादा ट्रायल से गुजरना पड़ा है। तो उस वैक्सीन को जो कि रिवर्स इंजीनियरिंग बेस्ड डेवलप किया गया है, उसको भी बहुत ज़्यादा रिगरस ट्रायल्स के थ्रू निकलना पड़ेगा। तो कोई जल्दी से रिवर्स इंजीनियरिंग की तरफ जाना भी नहीं पाएगा, क्योंकि वही बात है, मुश्किलें हैं। दूसरा आप देखो, एक और है द एपिडेमिक डिजीज एक्ट ऑफ 1897। इसमें क्या है, सेक्शन 2 में स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर दी हुई है कि अगर डिजीज बहुत ही ज़्यादा अनकंट्रोल्ड मैनर में स्प्रेड होना शुरू हो जाए तो स्टेट जो है वो रेगुलेशन को स्ट्रिंजेंट मैनर में इंप्लीमेंट कर सकती है। ठीक है, ये चीज़ इसमें बताई हुई है। अगर इस एक्ट का वायलेशन होता है, कौन सा एक्ट, ये जो एपिडेमिक्स एक्ट है ना, एपिडेमिक डिजीज एक्ट ऑफ 1897, इसको अगर कोई वायलेट करता है तो सेक्शन 188 ऑफ इंडियन पीनल कोड, उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं पनिशमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बताई हुई है, एक बार आप रीडिंग मारोगे सब समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है कि मेजर सिस्मिक हैजार्ड हुआ है असम फॉल्ट के आसपास में। तो असम फॉल्ट का और ये सारा हम देखें तो इसके पहले थोड़ा सा आपको फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी वाली जो फर्स्ट बुक है वो आपने अगर देखी है, उसमें तो आप देख रहे हो कि इंडियन प्लेट जो है वो सबडक्ट कर रही है यूरेशियन प्लेट के नीचे। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि इंडियन प्लेट लगातार इसमें नीचे की तरफ जा रही है, तो यहाँ पर क्या बन गया, फॉल्ट। और उनमें से एक इंपॉर्टेंट फॉल्ट है जिसको हम बोलते हैं HFT, हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट। तो वही थ्रस्ट का एक एक्सटेंशन है जिसको बोलते हैं कोपिली फॉल्ट, जो कि असम में लोकेटेड है। और इसी फॉल्ट में कहीं ना कहीं सिस्मिक एक्टिविटीज़ हो रही है। ये इंडियन प्लेट जो है वो और नीचे सबडक्ट कर गई। तो ऐसे में क्या हो गया, अर्थक्वेक आ गया ईस्टर्न इंडिया में, जो कि असम के अलावा आसपास के जो दूसरे स्टेट्स हैं, मेघालय में, यहाँ पर भी सेंस किए गए हैं। तो आपके लिए अब छोटी सी टास्क है कि नॉर्थ ईस्ट में या इंडिया में जो अर्थक्वेक्स आते हैं ना, उन अर्थक्वेक्स का क्या प्रोविज़न है, वजह क्या है। तो उसके लिए आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तब जा करके आपको इसके बारे में समझ में आ जाएगा। इसका लिंक जो है ना, एक वीडियो बनाया हुआ है मेरा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के ऊपर, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ, आप उसको पहले ज़रूर देख लेना, पूरा समझ में आ जाएगा कि क्या वजह रहती है इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया में, हिमालय के रीजन में, हिमालयन रीजन के आसपास में क्यों ज़्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं। साथ में आप देखोगे कि रिक्टर स्केल पे ये मैग्नीट्यूड जो रहा, तो इसमें लगभग 6 पॉइंट समथिंग का आया था। कल इंडियन एक्सप्रेस की अपडेट है, यहाँ पर आप बोल रहे हैं 3.2 to 4.7, और बैक टू बैक आते रहते हैं फिर ये। तो डिफरेंट अर्थक्वेक वेव्स होती हैं, जो बॉडी वेव है, सरफेस वेव है, ठीक है, PSL, ये डिफरेंट वेव्स हैं, वो सारा समझाया हुआ है वहाँ पे, तो आप ज़रूर देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ। ओके, आगे आप देखोगे ये फॉल्ट्स की इनकी बात, चलो ठीक है। ओके, अनस्टेबिलिटी ये मैंने बता ही दिया, क्योंकि लगातार इंडियन प्लेट जो है वो सबडक्ट कर रही है यूरेशियन प्लेट के नीचे। और हिस्ट्री की बात करें तो आप देखोगे असम तिब्बत अर्थक्वेक आया था 1950 में, इंडिपेंडेंस डे के दिन, बहुत ही गजब का अर्थक्वेक था। इसी तरीके से पुराने और भी मतलब सिस्मिकली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है ना, वो जोन 5 में आता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव जोन है। इसीलिए आप देखोगे उधर के जो घर होते हैं ना, वो हल्के बनते हैं, एकदम कंक्रीट या फिर हैवी मटेरियल का यूज़ नहीं किया जाता है वहाँ पे, बैम्बू या फिर ये नॉर्मल जो टिन शेड्स होते हैं इनका यूज़ किया जाता है। ओके, दूसरी आप यहाँ पे देखोगे लैंडस्लाइड भी बहुत देखने को मिलता है ब्रह्मपुत्रा रिवर के आसपास में, ठीक है, माउंटेनस रीजन में। या आप देख सकते हो और भी बहुत दूसरे अर्थक्वेक्स हैं, जैसे कि अर्थक्वेक की बात करें, यहाँ पर 8.6 रिक्टर स्केल का आया था, ग्रेट चिली अर्थक्वेक बोला जाता है उसको। एक 9.5 मैग्नीट्यूड का आया था, जो कि टोहोको ओकी अर्थक्वेक, होन्शु आइलैंड है ना जापान का, वहाँ पर 2011 में। तो अलग अलग मतलब आप देखोगे ये अर्थक्वेक्स बहुत ज़्यादा सीवियर अर्थक्वेक पहले
हमारी अर्थ ने देख लिए हैं। ऐसे ही असम की बात करें तो 1897 में इंडिपेंडेंस से पहले 8.1 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक भी आया हुआ है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा सिस्मिकली सेंसिटिव रीजन है ब्रह्मपुत्र रिवर के आसपास का जो रीजन है। ओके, अब देख लेते हैं इसी के लगे हाथ आप यहाँ पर ये देखो म्यांमार में क्या टेंशन चल रही है। म्यांमार में आपको एक तो पता है ही कि 1 फरवरी के दिन म्यांमार में मिलिट्री कू हुआ और जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट उसको बिल्कुल ही उखाड़ फेंक दिया और मिलिट्री ने अपने हाथों में ले लिया पूरा का पूरा रोल। तो आप देखोगे कि वहाँ पर जो एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस है ना, उन्होंने हथियार उठा लिए हैं जुंटा के अगेंस्ट में, मिलिट्री के अगेंस्ट में, और इन एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस ने हाथ मिला लिया है किसके साथ में, जो प्रो डेमोक्रेसी लीडर्स हैं वहाँ पर, जो कि सरकार को फिर से रिस्टोर कराने की कोशिशें कर रहे हैं। इनमें एक तो है KNU जिसको आप बोलते हो करेन नेशनल यूनियन, एक है करेन क्या है, इनको काइन भी बोला जाता है। ये कम्युनिटी है जो कि आपको देखने को मिलेगी कहाँ पर, इस वाले रीजन में। देखो यहाँ पे मैप दिखाया हुआ है, वो देख लेते हैं। ये काचिन वाले रीजन में, यहाँ पे ये रिवर है साल्विन रिवर, इसके आसपास में आपको देखने को मिलेंगे। तो मिलिट्री ने अपनी तरफ से कू तो कर लिया, ठीक, आपने हाथ में ले ली सारी पावर, पर चिंता के बादल अभी भी कम नहीं होने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर जो एथनिक ग्रुप्स हैं उन्होंने हाथों में हथियार उठा लिए हैं और अब सीधा मिलिट्री को चैलेंज कर रहे हैं। तो ऐसे में मिलिट्री को इंटरनेशनली प्रेशर का सामना तो करना पड़ ही रहा है। इसके अलावा आप देखोगे कि जो दूसरे जो एथनिक ग्रुप्स हैं उन्होंने भी अपनी ऑटोनॉमी को ध्यान में रखते हुए अपनी डिमांड को पूरा करवाने के लिए उन्होंने भी मिलिट्री पे अब अटैक करना शुरू कर दिया है। तो एक सिविल वॉर एक अलग ही फ्रंट में शुरू हो चुका है। अब यहाँ पर आप मैप देख सकते हो इंडिया और म्यांमार का। यहाँ पर आप इंडिया देख ही पा रहे हो, इंडिया का ये हमारा नॉर्थ ईस्ट, इधर ये बांग्लादेश आ गया है, राइट। इसी तरीके से ये देखोगे मिज़ोरम हमारे यहाँ पर ये लोकेटेड है, और मिज़ोरम के जस्ट पास में ही है ये चिन प्रोविंस, जहाँ से बहुत सारे जो म्यांमार के जो लोग हैं, सिविलियंस हैं, वो अपनी जान बचाते हुए म्यांमार में एंटर भी हुए हैं। इसके अलावा देखोगे आप काचिन करके एक जगह है, साल्विन रिवर आप देखो चाइना से ओरिजिनेट होकर के फिर यहाँ पे आके अंडमान सी में आके गिर रही है। सिमिलरली इधर देखो मांडले, जहाँ पर बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी। नेपीदा यहाँ पे ये मेन सिटी यहाँ की, यंगून यहाँ पे जिसका पुराना नाम रंगून था, करेन एक ये सिटी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन है, ये ज़रूर आप देखो, क्योंकि आजकल मैपिंग में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, मैच द फॉलोइंग में दे दे और इनमें से कोई भी एक सिटी का नाम दे दे और आपको बोल दे कि भाई सामने लिखा हुआ म्यांमार या फिर थाईलैंड, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई म्यांमार की है ये सिटी, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखो रोहिंग्या क्राइसिस चल ही रहा है, मिलिट्री को इन्होंने कर दिया है। अब रही सही में जो दूसरे एथनिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये कहीं ना कहीं प्रो डेमोक्रेटिक जो ग्रुप हैं उनके साथ में हाथ मिला चुके हैं। तो मिलिट्री ने देखो अपने आप ही खुद के लिए बहुत सारी मुश्किलें तैयार कर लिया, अलग अलग फ्रंट्स पे लड़ाई करो, ये चल रहा है अभी म्यांमार में, कुल मिला के बात है, ठीक है। और आप देखोगे आसियान का क्या प्लान है, कैसे भी करके स्टेबिलिटी लेकर के आना, इंटरलोकेटर को लोकेट करना, वहाँ पर एनवॉय को डिप्लॉय करना, सारी पार्टीज़ को साथ में लेकर के आना, वो हमने एडिटोरियल पेज पे अच्छे से डिस्कस कर लिया, तो ज़्यादा कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे नहीं। ओके, आगे चलते हैं। अब फिर नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है इकोनॉमी पेज से, कि जिन भी स्टेट्स ने की इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट कर दिया उनको 1.06 लाख करोड़ रुपए ज़्यादा उधार लेने का अप्रूवल दे दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो वो 4 रिफॉर्म्स क्या हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो उन 4 रिफॉर्म्स में एक एक को देखते हैं। सबसे पहला काम तो ये देखो यहाँ पे नंबर 1 कि आप ईज़ ऑफ डिलीवरी कि जो सब्सिडी बेस्ड जो राशन मिलता है ना, फ्री फूड या फिर राशन जो मिलता है, वो आसानी से इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं। दूसरा आप देखोगे कि प्रॉपर वे में एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिल रहा है कि नहीं। कोई भी अगर नई कंपनी ऑपरेट करना चाह रही है उसके सॉइल पे, मतलब क्या हो गया, ईज़ ऑफ डूइंग, वहाँ पर ईज़ ऑफ डूइंग जो बिजनेस रैंकिंग है या उसके जो मेन पैरामीटर्स हैं उन पे काम किया जा रहा है कि नहीं। तो ऐसे में सीधी सी अगर लिंकिंग की बात करें तो आप देखो नंबर 1
वन नेशन वन राशन कार्ड वाला जो रिफॉर्म का है प्रोविज़न वो, दूसरा कि अर्बन लोकल बॉडीज़ के पास में रेवेन्यू अथॉरिटी कितनी दे दी उससे रिलेटेड रिफॉर्म, तीसरा पावर डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो रिफॉर्म सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिकमेंड किए गए हैं उनको, और चौथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रॉपर। ये चार अगर सही से इम्प्लीमेंट कर रहा है कोई भी स्टेट, उनको बड़ा फ़ायदा है। अब होता क्या है कि 1% का रिलैक्सेशन दिया हुआ है कि जितना स्टेट की जीडीपी है, जीएसडीपी है किसी भी स्टेट की, उस स्टेट ने अगर इन चारों में से कोई भी 3 रिफॉर्म अगर अच्छे से इंप्लीमेंट कर दिए तो चौथे में रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। तो ये है पूरा प्रोविज़न। बाकी तो देखो डेटा बहुत डेटा डिस्कस किया गया है कि 1.06 लाख करोड़ रुपीज़ एडिशनल मार्केट से उधार लेने के लिए अलाउ किया गया है। ओके, इनमें अलग अलग स्टेट्स के नाम दे दिए, वो हमारे लिए इतने काम के हैं नहीं। बस मेन जो काम था वो ये कि जो कंडीशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करने के लिए कही थी कि भाई आप अगर इन कंडीशंस को मानते हो, जो चारों रिफॉर्म्स की बात की, तो आपको हम और ज़्यादा रिलैक्सेशन दे देंगे। तो ऐसी बात नहीं है, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कयास लगे थे जब ये कंडीशंस लगाई थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, बट अभी बहुत सारे स्टेट जो अपनी तरफ से काम कर रहे हैं और उनको इसका फ़ायदा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है। तो बेसिकली पॉइंट क्या है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जब तक नहीं बढ़ेगा ना, तब तक हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग या दूसरी जो एक्टिविटीज़ हैं वो प्रॉपर्ली तैयार नहीं हो पाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाएगा, इकोनॉमी फिर से ट्रैक पे नहीं आ पाएगी। तो ऐसे में इनको इम्प्लीमेंट करना बहुत सही है। और दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपने कमिटमेंट के अकॉर्डिंग ये अलाउ करना कि भाई आपको और उधार लेने की ज़रूरत है तो उधार ले सकते हो। तो ये एक वेलकमिंग स्टेप है, अच्छी बात है। ठीक है, बाकी एक बार आर्टिकल को आप खुद से रीड आउट करोगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।